नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति पुतिन आज भारत दौरे पर और मोदी पुतिन के बीच आज अहम बैठक भी होने जा रही है। तो पुतिन को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। आज राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे पुतिन। हैदराबाद हाउस में 23वीं सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे पुतिन और वहीं भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, और पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी राष्ट्रपति मुर्मू जी। और हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु भी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन और मोदी की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। जब भी मुलाकात होती है तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं है कि भाई उसमें फॉर्मेलिटी होगी, वो तमाम चीजें। दो दोस्त मिलते हैं, आते हैं, गले मिलते हैं और एक दोस्ती की मिसाल पेश होती है। और हर बुरे वक्त में रूस भारत के साथ खड़ा है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे भी खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए। क्या कुछ खास है आज के दिन में ऋतु? बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कह दिया है कि ये दोस्ती जो है, ये दोस्ती ही अपने आप में मिसाल है, एक एग्जाम्पल सेट करती है पूरे वर्ल्ड पर, पूरे इंटरनेशनल फोरम पर कि किस तरीके से साझेदार कदम बढ़ाते हुए भी कूटनीति स्पष्ट रखी जा सकती है। कूटनीति आप कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के बात भी स्पष्ट होती है। और ऐसे में आपको बता दें, रूस भारत के जो रिश्ते हैं वो शुरू से ही इसी तरीके से रहे हैं, शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं और हमेशा ऐसे रहेंगे। ऐसी जो बात है वो कहीं भी जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि पुतिन का दौरा भारत में है और पुतिन जब भारत की सरजमी पर है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों देश आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इग्नोर करते हुए कि पूरी जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे चीजें चल रही है, कैसे यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। चाहे बात हम वॉशिंगटन की करें, अमेरिका की करें, ट्रम्प की करें, या फिर हम बीजिंग की बात करें, चाइना की करें। लेकिन इस वक्त अगर स्थिति जो है वो ये कि तमाम पावर्स के बीच एक महाशक्ति के तौर पर खुद को उभारना, खुद को दिखाना, खुद को प्रेजेंट करना, इंडिया ने ये बखूबी जानते हैं और सिखाया भी है लोगों को। प्रफुल्ल बख्शी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी से रहेगा। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये बताइएगा मुझे, हम बात कर रहे हैं कि जब भी बात इन दो देशों की आती है, पुतिन और मोदी की आती है, तो बात एक दोस्ती की आती है, बात एक यारी की आती है, उस जिंदा दिली की आती है जो दो दोस्तों के बीच में हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने की टारगेट के साथ, उस टारगेट लॉक करके आगे बढ़ने के साथ रहा है। अनटिल एंड अनलेस हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम स्थिति देख पा रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको हम इग्नोर करें एक मिनट के लिए, लेकिन प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में, वो भी दूसरा हिस्सा है। ठीक कह रही हैं कि प्रेशर्स वेरियस एंगल से आ रहे हैं दोनों के ऊपर, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे ऑन ट्रेड एस्पेक्ट्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं, हो चुकी हैं। पर रशिया और इंडिया की दोस्ती का मतलब ये है कि रशिया नोज कि इंडिया के वीक पॉइंट्स कहाँ हैं और कहाँ मैं उनकी मदद इन एडवांस कर सकता हूं। और ये जो है, when you can foresee the problems of your friend and help out, वो फ्रेंडशिप होती है। इसके लिए इंडिया को अप्रोच नहीं करना पड़ता, रशिया को एक्चुअली पता होता है। इसीलिए रशिया ने जब हमारे साथ शुरू में इकोनॉमिक प्रोग्राम्स किए, उसने हमारे को टेक्नोलॉजी सप्लाई करी, फिर उसके बाद में जिस तरीके से ब्रह्मोस का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से रशिया अब S-400 के प्रोग्राम को देख के हमारी नीड को पूरा कर रहा है, और FGFA प्रोग्राम जो था रशिया ने हमको ही देख के सजेस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम रशिया के पास में इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था, इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं दे पाए। इसीलिए रशिया है हमारी नीड्स को फोरसी करता है और उसको पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, और उसको ये भी पता है इस रीजन में अगर इंडिया स्ट्रांग रहा तो इंडिया और रशिया की जो कल्चरल वैल्यूज है, सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, दे विल ऑल प्रॉस्पर इंडिया के कारण।
और उसको ये पता है। बख्शी सर आपने कल्चरल वैल्यूज की बात की है, यहाँ की परंपरा की बात की है कि भारत एक बहुत स्टेबल मूव के साथ हमेशा चलता आया है, कि स्टेबल वे रहता है भारत का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम रशिया की जब भी बात करते हैं तो राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस हम 1947 से देखते हैं कि भारत ने कभी किसी फॉरेन हेल्प की जरूरत उसको नहीं पड़ी है। फॉरेन हेल्प की जरूरत इन द सेंस फॉर डेवलपमेंट, कोई सक्सेस के लिए, भारत के विकास के लिए कभी भी किसी फॉरेन हेल्प, किसी हैंड की जरूरत भारत को नहीं पड़ी है। इस बात का जिक्र होता आया है ग्लोबल फोरम। बिल्कुल, इस बात का पूरा टोटल जिक्र होता है कि भारत जो है ऑलवेज हैज टेकन इंडिपेंडेंट स्टैंड। पर ये नहीं कि भारत ने को अगर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है तो उसने टेक्नोलॉजी की मांग करी है, पर उसने बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपकी दोस्ती तोड़ दूंगा, या कोई कंडीशन लगाई या कुछ किया ना, किसी ऐसे हमसे रेसिप्रोकेट किया। हालांकि कई लोग और हमारी जर्नलिस्ट और कई लोग कहते थे कि अब रशिया और इंडिया की दोस्ती में कमी आ गई है, वो Su-27 पाकिस्तान को देना चाहता है और वो पाकिस्तान के बेसिस से ऑपरेट करेगा। ये बात सब गलत थी, ये सिर्फ बात हवा में फैलाई हुई थी और हम भी यही सोचते थे कि शायद सच हो, पर इसमें सच्चाई नहीं थी। हाँ, रशिया इंडिया को अगर कोई आपत्ति ना होती और इंडिया अगर को थ्रेट ना होता, इसलिए रशिया बिल्कुल। और मुझे अली शाह सर ने भी ज्वाइन किया है। अली शाह सर से भी मैं एक सवाल लेना चाहूंगी बख्शी सर, इसी को लेकर के, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं उनसे भी समझना चाहूंगी। अली शाह सर ये बताइएगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो मूव है भारत का रशिया के साथ मुलाकात को लेकर के, इससे पहले ट्रम्प भी मिले थे ना पुतिन साहब से, उस दौरान की बॉडी लैंग्वेज जो थी, और अभी मोदी साहब के साथ जो बॉडी लैंग्वेज थी, कल हमने जब देखा पालम एयरबेस पर जब वो रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, रेड कार्पेट पर हग करा, वार्म हग दिया, ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? खुद रिसीव करने जाना रेदर देन फॉरेन मिनिस्टर को जाने दिखाई दिए इन दोनों की, और ये अपने आप में बेहद खास है। तो यहाँ पर ये भी जिक्र करना जरूरी होगा, ये भी ऐड ऑन करना होगा कि जो तस्वीर अगर हम कहें ट्रंप देख रहे होंगे तो उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी शाह सर? ओके, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये, प्रफुल्ल बख्शी सर ने बहुत ही सटीक, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, कल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं प्रोटोकॉल के आगे जाकर वो पुतिन साहब को रिसीव करना, पालम एयरपोर्ट पे, टारमैक पे रेड कार्पेट बिछाना, एक ही गाड़ी में हक देना, गले मिलना, और क्योंकि डिप्लोमेसी में ये सब बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। अब एक ही गाड़ी में सफर करना, ये दूसरी मर्तबा हुआ है, पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा जब वो एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं और डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल निवास में गए हैं, डायरेक्ट एयरपोर्ट से। और देखिए, हाँ, मैं मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी आउट जब हुआ था, जब वो गले भी मिले थे, वो बॉडी लैंग्वेज वो भी देखी, मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब लोगों को समझना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर वो गले भी मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो क्रेडिबिलिटी क्या है गले मिलने की उनकी? डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में अब लोगों को विश्वास उठ गया है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, फिर यू टर्न ले लेंगे, फिर करेंगे कुछ। तो बेसिकली क्रेडिबिलिटी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अमेरिका का डॉलर की बड़ी वैल्यू, अमेरिका अंकल सैम, अमेरिका को सुपर पावर मानते थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब एक आदमी की वजह से अब अमेरिका की छवि खराब हो गई है। माफ कीजिएगा, मुझे खराब लगता है कि भाई एक सुपर पावर देश, इतना बड़ा राष्ट्र, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर आप कहें उसे तुलना नहीं कर सकते। मेजर साहब, एक मुख्य बात तो ये है मेजर साहब की जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भारत खरीद रहा है तेल। अब तेल खरीद में कमी आई भी है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और अगर युद्ध को खत्म करने का समय अब नहीं है तो कब है? एक प्रश्न तो मेरा आपसे पहले ये रहेगा, फिर बख्शी साहब आपके पास भी आऊंगा। युद्ध को समाप्त करने का समय क्या बेहद करीब आ चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को धुरंधर बताने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मैं ये क्रेडिट लूंगा, नोबेल प्राइज, वो तमाम दावे, वो कोशिशें, इच्छाएं, क्या भारत को ये सम्मान मिलेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करवा सकते हैं? पहले हमने बहुत डिस्कस किया, लेकिन अब हाई टाइम है, अब रोकना पड़ेगा युद्ध को। मेजर साहब। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बोला, बिल्कुल। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने
ढिंडोरा पीटा है, ट्विटर पे लिखा है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने ये करा दिया, तो क्रेडिबिलिटी उनकी खो गई है उसके कहीं ना कहीं। मैं अगर सत्ता में आ जाऊंगा तो मैं जंग रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना धमकाना। ये देखिए, जो गरजते हैं वो गरजते हैं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। सुधीर और सिंह हमारे ने मुझे ज्वाइन प्रधानमंत्री किया है, साहब, फॉरेन एक्सपर्ट है। सुधीर सर से मैं जानना चाहती हूँ ये सेम चीज को लेकर के, मैं उनके सामने ही जाना चाहती हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, एक मसीहा के तौर पर मोदी को माना गया, भारत को माना गया कि रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में अगर कोई अहम भूमिका निभा सकता है या उसमें एक स्टार्टिंग वे जो है वो पेव कर सकता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि मोदी साहब अगर चाहे तो जंग रुक जाएगी, ये जो युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का ये रुक जाएगा। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? और ये बताइएगा क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है, जो कि खुद एक सुपर पावर है। इसका जवाब मेजर साहब आप भी दे सकते हैं। अच्छा मेरे जवाब है, ठीक है। देखिए, किससे पूछ पुतिन रहे साहब हैं? कुछ भी बोल दें, पुतिन साहब कुछ भी बोल दें, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पुतिन साहब जी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अगर चाहेंगे तो जंग रुक जाएगा। हाँ, कोशिश करनी पड़ेगी, वो तो बात कर ही रहे हैं, वो तो कब से बोल रहे हैं कि शुरुआत से कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं कि जंग में किसी का फायदा नहीं होता, दोनों पार्टी का नुकसान ही होता है, वो तो शुरू से कह रहे हैं। और यहाँ पर फेस टू फेस मिलकर, और अब नहीं तो कब, और दिल में कोई नहीं चाहेगा कि जंग हो, लोग मरे, इकोनॉमी डाउन हो, देश पीछे को हटे, कोई नहीं चाहेगा ये बात। मेजर क्वेश्चन है मेजर साहब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेजर साहब, ये हाई टाइम है, तो ये हाई टाइम है। बख्शी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, आप भी कुछ कहना चाहते थे, क्या अब युद्ध को रोक देना चाहिए या फिर नहीं, जब तक इक्वल टर्म्स पे नहीं आएंगे कि भाई हमें इलाका वो हमारा, वो इलाका यूक्रेन के टर्म्स पे, तब जाके रुकेगा, या फिर नहीं अब रुकने का टाइम आ गया और भारत इसको लीड करेगा? आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ये एक्चुअली जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय भी ये डिस्कशन हो रहा था। पहली तो बात है, ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की मिल रहे थे जब बोरिस जॉनसन को भेजा गया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भेजा था कि लड़ाई रुकने मत दो, नहीं तो सबका नुकसान होगा। ये लड़ाई में अपना फायदा देख रहे थे, दे आर ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। इनको ये प्रॉब्लम, ये इनकी अब प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि अब इंडिया जैसी पर्सनैलिटी अंदर जाएगी, और ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि इंडिया इंटरवीन करे, पुतिन भी चाहते हैं, और पुतिन की रिक्वायरमेंट भी है। पुतिन की रिक्वायरमेंट ये है, अब पुतिन ने देखा, दोनों चाहते हैं कि इंटरवीन हो, इंटरफियर किया जाए इस रिलेशनशिप में। मेरे साथ सुधीर सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं जानती हूँ। सुधीर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर हम एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दौरा क्या देकर जाने वाला है भारत को? भारत को कैसे बूस्टअप देगा, वो एनर्जी देगा जिसकी बात की जा रही है, और जिससे तिलमिलाए हुए ट्रंप साहब है, चीन है, और इस्लामाबाद में हम देख ही रहे मुनीर और शहबाज है। देखिए, 4 साल बाद पुतिन साहब दिल्ली आए हैं, जो भी कारण रहा हो, 4 साल तक नहीं आ पाए, तो 4 साल बाद आए हैं, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि जो यूक्रेन युद्ध का एक खत्म होने का अभियान शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट उस पर बात हो रही है, तो वो उसके लिए भी एक अहम पहल है कि पुतिन साहब युद्ध अगर खत्म करना है तो भारत को भी शेयर देना चाहेंगे उसका, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगली बात यह है कि अमेरिका, पुतिन ने कल रात में जो इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया है उसमें स्पष्ट किया है कि अमेरिका जो तय कर रहा है वो दुनिया में नहीं चलेगा। भारत को तो आप तेल रूस से लेने से ट्रंप साहब रोकना चाहते, लेकिन अमेरिका खुद रूस से कई एक चीज खरीद रहा है जो उसके इकोनॉमी के कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। तो पुतिन साहब ने कहा कि ये गलत है। और आपने एक अच्छी बात कही कि चीन के पेट में भी उतनी ही जलन है जितनी अमेरिका के पेट में जलन है पुतिन के दिल्ली दौरे से। क्वांटम ऑफ पेन इज डिफरेंट, बट पेन है। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं रूस जो है यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भरता पाता गया है, और वो निर्भरता बढ़ रही है, और रूसी चाहते हैं कि ये निर्भरता कमे, इसलिए वो भारत को भी मजबूत करके
एक ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जिससे उनको चीन पर पूर्ण निर्भरता नहीं हो। और आखिरी बात इस दौरे का यह है कि जो चर्निंग है ग्लोबल सिस्टम में, वो चर्निंग अब शुरू हो गई है। और वो चर्निंग ये है कि मल्टी पावर चलेगा, वह यूनिपोलर पावर नहीं चलेगा, मल्टी पावर चलेगा। और भारत स्थापित हो गया आज मल्टी पावर के तौर पर दुनिया में। आप देखिए कि तीन यूरोपियन जिस चर्निंग की आप बात कह रहे हैं, कहते हैं कि मंथन के बाद अमृत निकला, लेकिन अभी जो मंथन हो रहा है, हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की जो स्थिति है, अभी हम बात कर रहे हैं युद्ध रुकवाने को लेकर के और उस कॉल को लेकर के जो मोदी साहब करेंगे और उससे जंग रुक जाएगी। तो ये कॉल भी तो एक मंथन का ही तो पार्ट है सर। सुधीर सर, इस पॉइंट को भी समझाइएगा कि वर्ल्ड फोरम इसे क्यों ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि अगर मोदी साहब इसमें कोई इंटरफेरेंस रखते हैं, इसमें कोई बात रखते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं तो जंग की स्थिति शांत होगी। देखिए, ये बहुत क्लियरिटी के साथ है कि जो जंग चल रहा है, तो मोदी साहब ने तो 2 साल पहले कहा था, पुतिन के सामने कैमरा मौजूद था कि वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत करनी पड़ेगी। ये सब हम सब ने देखा था। तो भारत लगातार शांति का एक प्रतीक रहा है दुनिया में हजारों साल से, और मोदी जी ने उसी बात को दोहराया। अच्छे मित्र होने के नाते सलाह दी, और सलाह भी पब्लिकली दी, कोई छिपा हुआ अकेले में बात नहीं करी। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके पैनलिस्ट को मैं सुन रहा था कि मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि युद्ध अब समाप्ति के कगार पर है, बातचीत अंतिम चरण में चल रहा है। मुझे लगता है पुतिन साहब भारत को भी इसका क्रेडिट देना नहीं तो क्या युद्ध रुकवाने के लिए आए? मिलना भी चाहिए। सुधीर साहब, ये क्या आज जब ये दौरा जो हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और सुनते भी हैं मोदी जी की, तो क्या अब रुक जाने की संभावना है? हाई टाइम है कि हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि अब तो रोक लो, कितने लोग और मरेंगे, कितनी बर्बादी और होगी। अगर युद्ध रुक जाता है तो तेल खरीद में भी कोई दिक्कत नहीं है, रूस की चांदी चांदी है। ऐसा है शिवम जी कि जो फरवरी 22 में शुरू हुआ था, फरवरी 26 के पहले मुझे लगता है कि युद्ध रुक जाएगा। बातचीत बहुत अच्छे स्थिति में चल रही है और उसकी प्रगति बहुत अच्छी है। तो निश्चित तौर पर रूस चाहेगा कि भारत का भी इसमें स्टेक ये भी बताइएगा कि देखिए, जिस तरह से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत से कहा कि क्योंकि आप लगातार वहां तेल खरीद रहे हैं, जिसके चलते बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं। ऋतु, एक सेकंड, मेरा सवाल भी है, मैं जरा सुधीर सर से एक सवाल पूछ रही हूँ। सुधीर सर, मैं ये कह रही हूँ कि लगातार जिस तरह से ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि भारत क्योंकि रूस से तेल खरीद कर रहा है, इसलिए इसको लेकर भारत भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए, तो कम से कम वो जो आरोप है वो भी कहीं ना कहीं मिथ्या होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सब बकवास है। देखिए, पूरा यूरोप जो हीटिंग हो रही है अभी ठंड में, वो रशियन गैस से हो रही है। तो आप पूरा यूरोप को कहिए कि यूरोप भी साझेदार है। यूरोप की समस्या, हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। ये यूरोप को भी समझना चाहिए, अमेरिका को भी समझना चाहिए। दुनिया का परिदृश्य बदल गया है, उस स्थिति में सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर हमको एक स्वायत्त देश है, हमको एक डिसीजन मेकिंग का एक ऑटोनॉमी है, और उस ऑटोनॉमी का प्रयोग मोदी जी बहुत ही गंभीरता से करते हैं। और उसका परिणाम आपके सामने है कि आज वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, वो सैंक्शन कहीं दिख नहीं रहा। हमारी इकोनॉमी लगभग 8% के रेट से बढ़ रही है, और रूस के साथ हम $70 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं। हमारा लंबा सहयोगी है, पुराना दोस्त है। हम उसको दोस्ती उससे मजबूत करेंगे और देशों से भी दोस्ती करेंगे। ये हमारी जो विदेश नीति है बहुत ही स्पष्ट है, और इस पर भारत मजबूती से चल रहा है, और मोदी साहब ने इसको एक नई गति दी और नए मुकाम तक पहुंचा। और सुधीर सर, आपने ये जो पॉइंट रेज किया है, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोस्ती एक जगह है, दोस्ती हैंड इन हैंड जाएगी, कूटनीति दूसरे हाथ में रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के स्टैंड की, इंडिया ने कभी किसी भी देश से, चाहे हम अरब कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, या एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, अमेरिका के साथ बात करें, तो रिलेशंस जो भारत के साथ है वो स्ट्रांग है। चाइना के साथ इनफैक्ट अगर मैं
बात करूं, चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं और चाइना के साथ हमारी जिस तरीके से लड़ाई है हम देख रहे हैं वो कूटनीतिक तौर पर चल रही है, लेकिन व्यापार कहीं रुका नहीं है। और यही सवाल आपसे मेरा ये रहेगा भी कि चीन और जिनपिंग कैसे ले रहा है इसे। बहुत बढ़िया रितु जी सवाल है आपका, सबसे अच्छा सवाल, बेस्ट सवाल ऑफ द डे आई मस्ट से। देखिए, चीन चाहता है थैंक यू। कि रूस और यूक्रेन वॉर लंबा चले। उसका कारण है, वो मानता है कि ये वॉर जितना लंबा चलेगा उतने रूस की निर्भरता चीन पे बढ़ेगी। ये बात ट्रंप को भी पता है, और ट्रंप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा रूस समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस चाहता है कि उसकी निर्भरता जो है चीन पर कमे और भारत की शक्ति ग्लोबल टेबल ऑफ गवर्नेंस पे बढ़े। ये यात्रा उस बात पे मुहर लगाती है और भारत एक मजबूत शक्ति बनके वैश्विक पटल पर दुनिया कैसे चलेगी उसमें भारत का से आज स्थापित हो चुका है। और पुतिन का दौरा वो बहुत बड़ा दुनिया एक कैसे स्टैंप चलेगी? लगा। दुनिया चलेगी कूटनीति से सुधीर सर, दुनिया कूटनीति से ही चलेगी और ये कूटनीति का एक नमूना जो है वो भारत लगातार दिखा रहा है। और भारत ये स्टैंड भी दिखा रहा है कि अगर आप कूटनीति करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्ते पीछे छोड़ दें या अपनी दोस्ती पीछे छोड़ दें, रशिया को पीछे छोड़ दें या अमेरिका को पीछे छोड़ दें। दोस्ती साथ साथ चल सकती है। संजीव श्रीवास्तव शायद मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, फॉरेन अफेयर्स के वो जानकार हैं। सर, आप अपने चश्मे से समझाइएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं एक कूटनीति को लेकर के जो एक दोस्ती के साथ पैरेलली चल रही है, ये एक मिडिल लाइन हमने जो ड्रॉ कर दी है मिडिल लेंथ के साथ, ये बात सामने आ रहा है कि भारत ने अपने स्टैंड को बहुत क्लियर रखा है कि हम कूटनीति के बीच में दोस्ती नहीं लाते और दोस्ती के बीच में डिप्लोमेसी नहीं लाते। जी जी, देखिए रितु जी, भारत का जो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी के ऊपर जो अप्रोच है और जो हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। और वो ये है कि हम अपनी कोई भी जो निर्णय लेते हैं उसमें हम अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता को इंटैक्ट रखते हैं। और जब मैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूं तो जाहिर है कि उसमें हम कोई भी निर्णय लेते समय, चाहे वो रक्षा का निर्णय हो, विदेश नीति का हो या आर्थिक हो, हम अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हैं और उस आधार पर ही अपने निर्णय लेते हैं। और जाहिर है कि हम जब राष्ट्र के हितों की बात आती है तो आज का ये जो नया भारत है वो इस बात को भी जानता है कि हमें वैश्विक हितों के लिए भी काम करना होगा और उसमें भी हमारे राष्ट्र हित निहित है। तो आज का जो नया भारत है वो विश्व के हितों को भी ध्यान में रख करके चलता है, लेकिन जो राष्ट्र हित है, जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो टॉप पे रखते हैं, उसको सुप्रीम रखते हैं और उस आधार पर ही अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। इसी वजह से आज हमारे जो रशिया के साथ जो संबंध है उसका एक अलग आयाम है और उसके साथ जो हमारे जो संबंध है उसको हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये एक विशेष संबंध है। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हमारी, सर, और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि एक रिलेशनशिप जो है जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है, दौरा पुतिन साहब का भारत का है, लेकिन ये रिलेशनशिप हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रंप के साथ भी कर रहे हैं, जिनपिंग के साथ भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के साथ भी कर रहे हैं कि हम ये बात बहुत क्लियर रखते हैं कि हमें दुश्मनी रखनी है, हमें दोस्ती रखनी है। इसमें कहीं से भी ग्रे और यहाँ पर चीजें नहीं होती है, पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट रखता है इंडिया। और ऐसे में ये मेगा कवरेज जो है पुतिन के दौरे को लेकर के, रशिया के दौरे को लेकर के लगातार जारी है। बने रहे इंडिया डेली के साथ।